आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पश्चिम की कला। पश्चिम की कला के बारे में आज हम आपसे स्टडी करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि पश्चिम की कला में कौन कौन से पॉइंट हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि पश्चिम की कला को पढ़ने से पहले हम पश्चिम की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि पश्चिम की भौगोलिक स्थिति क्या थी। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कौन सी ऐसी रेखा है जो कि दोनों महाद्वीप को अलग अलग करती है। आज हम उसी पॉइंट पे बात करेंगे और इसके बारे में फिर आगे चल करके बताएंगे कि पश्चिम की जो कला है वह कहाँ से शुरू होती है। ध्यान रखें सबसे पहले, और दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखेंगे आपको सारी पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। रटने की चीज़ नहीं है। आप अगर रट के स्टडी करेंगे तो आपको सिर्फ सीमित तक रह जाएंगे। आप पूरा स्टडी करें, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए बात करते हैं। देखिए हमने ये कुछ मैप बनाया हुआ है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। आप ये जानते हैं पश्चिम की कला को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप पश्चिम के बारे में कौन कौन से देश आते हैं उसको स्टडी करना है, कौन कौन से पॉइंट आते हैं उसको जानना है। तो सबसे पहले आप ये दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कौन सी ऐसी रेखा है जो कि रेखाएं हैं जो काल्पनिक तौर पे बताई गई हैं जो कि दोनों महाद्वीप को अलग अलग करती हैं। चलिए देखिए, ध्यान रखना है कि यह आपका रेखा है, ये महासागर है, जहाँ से यहाँ से निकलते हुए जाती है तो यह भूमध्य सागर पड़ता है। यह पूरा क्षेत्र आपका भूमध्य सागर है। आगे आएंगे, यह यहीं पे आपका यह इटली है, यह स्पेन है, यह फ्रांस है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है यहाँ पे। लेकिन यह जो हमने डॉट डॉट करके रखा हुआ है यह आपका पूरा पानी है और यह भूमध्य सागर है। आप देखेंगे भूमध्य सागर के नीचे तो अफ्रीका महाद्वीप के आ जाता है, इसके ऊपर यह आपका यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगली बात आती है एजियन सागर। यह पूरा एजियन सागर है जहाँ पे आगे चल करके क्रीट की कला का विकास होता है, जिसको आप आगे उसका विकास पूरा तरीके से यूनान यानी आप ग्रीस, एथेंस के बारे में कला पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो भूमध्य सागर के बीच का जो क्षेत्र है इटली, ऊपर का जो क्षेत्र है इटली, जिसको आप स्टेक्सन की कला के नाम से जानते हैं, जिसका भी आगे चल करके विलय रोम की कला में होता है। ध्यान रखेंगे यह भूमध्य सागर है, यह एजियन सागर है। आगे जाएंगे तो यहाँ पे मरमरा सागर मिलेगा। मरमरा सागर के साथ यहाँ पे जल डमरू मध्य है जो कि तुर्की देश है। तुर्की देश, इसके बीच में तुर्की देश एशिया महाद्वीप के भी अंतर्गत आता है और थोड़ा उसका हिस्सा यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उसका जो बीच का हिस्सा है वह जल डमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे आएंगे तो काला सागर पड़ेगा, यह आपका काला सागर है। काला सागर के बाद जैसे ही आप आगे आएंगे, काला सागर के बाद फिर आपका आगे पड़ता है मरमरा सागर। मरमरा सागर के आगे जब यहाँ पे आएंगे तो ये आपका पड़ेगा एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसको आप जानते हैं कैस्पियन सागर के नाम से। कैस्पियन सागर, यह कैस्पियन सागर यह झील है, ध्यान रखना है झील है और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है और यह खारे पानी की झील है। इसके बाद आगे आएंगे कैस्पियन सागर के आगे तो यूराल नदी पड़ती है। यूराल नदी, यह यूराल नदी के आगे जैसे जाएंगे तो आपका यह यूराल पर्वत पड़ता है। ध्यान रखना है यह यूराल पर्वत पड़ता है। यह यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, मरमरा सागर, काला सागर, इसके बाद जल डमरू मध्य, फिर यहाँ से आप एजियन सागर, फिर भूमध्य सागर। यह इतनी रेखाएं हैं जो कि आपको अलग करती हैं। यानी पर्वत की बात करें तो पर्वत में यूराल पर्वत और एक आता है कॉकसकस पर्वत, ध्यान रखना है कॉकसकस पर्वत, यूराल पर्वत। झील की बात करें तो कैस्पियन झील, सागर की बात करें तो मुख्य रूप से आपको काला सागर और भूमध्य सागर। इसके साथ साथ अगली बात आती है नदी की, यूराल नदी। देश, ध्यान रखना है कि रूस,
रूस जो देश है और यहाँ पे जो तुर्की देश है, और तुर्की देश, रूस, दो ऐसे देश हैं। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पे कजाकिस्तान भी आपको यहाँ पे अलग करता है, यह भी पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर के आपको 7 देश ऐसे पड़ते हैं जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत राजनीतिक तौर पे मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मुख्य रूप से 3 देशों के बारे में बात कर रहे हैं। एक हमने आपको रूस बताया, दूसरा आपको तुर्की ध्यान रखना है, एक है आपका कजाकिस्तान। ठीक है, 3 पॉइंट ध्यान रखना है। 3 पॉइंट, यह तुर्की, यह जो तुर्की देश है यह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भी है और यह यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत भी है। और यह जो रूस है, ध्यान रखना है, यह जो रूस का हिस्सा है, यहाँ तक यह आप देख रहे हैं, यह आपका पूरा रूस का हिस्सा है और यह पूरा रूस का हिस्सा है। इधर का क्षेत्र पूरा आपको एशिया के अंतर्गत आता है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, और इधर का रूस का हिस्सा यूरोप के अंतर्गत आता है। रूस की राजधानी आपको मॉस्को है, मॉस्को यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ध्यान रखिएगा, मॉस्को यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है और यह रूस की राजधानी है। और कोई भी देश अपनी राजधानी से पहचाना जाता है, यह आपको पता ही है, आप जानते भी हैं। लेकिन इधर का पूरा हिस्सा रूस का, यह साइबेरिया है। साइबेरिया का मतलब मरुस्थलीय ज्यादातर हिस्सा है। और आप ये जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका रूस है। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका रूस है। अब इधर आप देखेंगे तो यह आर्कटिक महासागर है और यहाँ पे आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है। इतनी बातें थी जो हमने आपको मुख्य रूप से परिचित कराया, यानी कि यह आप यूराल पर्वत के साथ आप यूराल नदी, कैस्पियन सागर, इसके साथ साथ मरमरा सागर के बाद काला सागर, एजियन सागर, भूमध्य सागर, मुख्य रूप से आप इतनी चीजें जानते रहेंगे। तो ये इतनी चीजें हैं। यहाँ से चल करके यह जो रेखाएं हैं, यह जो आप देख रहे हैं यहाँ से, यह आपको इधर का हिस्सा यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? यूरोप महाद्वीप, ध्यान रखना है, महाद्वीप के अंतर्गत। और इसके नीचे का हिस्सा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और यहाँ का हिस्सा आपका अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यह चीजें हैं। अब बात यह आती है, जैसे पूरे, ध्यान रखना है, पूरे यूरोप महाद्वीप में विश्व में 7 महाद्वीपों में से एक है। कुल विश्व में 7 महाद्वीप में है, जिनमें से एक आपका यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत है। और उसमें जो प्रमुख देश हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। ध्यान रखना है, आप प्रागैतिहासिक कालीन कला जो आपको इन्हीं क्षेत्रों से शुरू होती है, यह स्पेन है, यह फ्रांस है और यह इटली है। जो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक कालीन कला जो क्षेत्र होता है वह आपको उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस, उत्तरी स्पेन और इटली, यह 3 क्षेत्रों में, इन्हीं तीनों क्षेत्रों को आप किस प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र। इसके बारे में हम आपको स्टडी करके बताएंगे। और यह आपका जर्मनी है, यह यूनाइटेड किंगडम है, यह ग्रीस है, यह इटली है, यह मैसेडोनिया है, यूक्रेन है, बेलारूस है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है और यह रूस है, यह तुर्की है। इतनी चीजें थी जो आपको पढ़ना है। यह राजधानी आप जरूर याद रखेंगे। इटली की राजधानी रोम है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, रूस की राजधानी मॉस्को है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो कि महत्वपूर्ण शहरों में गिना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी आपकी लंदन है और इसके साथ साथ ग्रीस की राजधानी एथेंस है। इतनी पॉइंट की बातें थी जो हमने आपको बताया कि यह चीजें आपको अलग करती हैं और आप जब यह चीजों को आप जरूर जानें। अब पॉइंट की बात करें कला की दृष्टि से,
तो कला की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि जो इन देशों में जो कला का विकास हुआ, सबसे पहले आप जिस तरीके से भारत की कला पढ़ते हैं तो प्रागैतिहासिक काल, फिर गुफाएं, इसके बाद आपको मध्यकालीन कला, यह क्रम वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पश्चिम की कला में आपको प्रागैतिहासिक कालीन कला पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा यह प्रागैतिहासिक कालीन कला को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप इन देशों के बारे में जरूर जाएं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो देश को नहीं पता है, लेकिन आप पश्चिम की कला पढ़ते हैं लेकिन आपको नहीं पता चलता कि कहाँ की कला है। आप पहले इन देशों के बारे में जानें और इसके बाद ध्यान रखेंगे पश्चिम की कला को पाश्चात्य कला, पश्चिम की कला, यूरोपीय कला, यानी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत है तो यूरोपीय कला कहा जाता है। पश्चिम देशों में अंतर्गत है या पश्चिम देश के अंतर्गत आते हैं तो पश्चिम की कला कहा जाता है, पाश्चात्य कला के नाम से जाना जाता है। 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो इन देशों में जो कलाएं विकसित हुई और वह इस नाम से जानी जाती है। अब हम अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं जो कि आपको महत्व। देखिए अगले जो पॉइंट है यूरोपीय कला या यूरोपियन कला, पाश्चात्य कला, यूरोपीय कला या यूरोप की कला, पश्चिम कला। हमने आपको बताया कि मैप के आधार पे जो पश्चिम देशों में जिसका जो कलाएं विकसित हुई उसको यूरोपियन कला, पाश्चात्य कला, यूरोप की कला या पश्चिम की कला के नाम से जाना जाता है। अब यह बात आ जाती है कि तुलनात्मक बातें कि यूरोपीय कला कितने वर्ष प्राचीन है। अब कला की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वह तो हमने आपको पॉइंट पे बताया था भौगोलिक स्थिति के बारे में। पश्चिम के देशों को भौगोलिक स्थिति जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते थे। लेकिन अब प्राचीन कला की बात करें तो प्राचीन कला के अंतर्गत जो यूरोप की कला कितनी वर्ष पुरानी मानी जाती है तो यह यूरोप की कला 7000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरी बात भारत की जो प्राचीन कला है वह 5000 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कला कितने वर्ष प्राचीन है, कला कितनी वर्ष प्राचीन मानी जाती है तो यह आपको 7000 वर्ष ईसा पूर्व मानी जाती है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि भारत की जो कला है वह यूरोपीय कला से प्रभावित है। तो यह जो भी आप मानेंगे जो यहाँ पे आपका प्राचीन कला है यूरोप की उसी के अकॉर्डिंग मानेंगे। ठीक है, इतनी बातें थी जो कला के बेस पे हमने आपको बताया। अब आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि अब यूरोप की कला को पढ़ने से पहले आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम आपको पॉइंट दर पॉइंट बताएंगे। एक पॉइंट आता है जैसे हमने आपको बताया था कि यूरोपीय कला को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यह हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें यूरोपीय कला या पाश्चात्य कला का सिलेबस है, उसमें हमने आपको डाला हुआ है। तो जो सबसे पहला पॉइंट पे आता है वह आता है पाषाण काल। किस नाम से जाना जाता है? पाषाण काल के नाम से। ध्यान रखना है पाषाण काल, पाषाण काल के नाम से जाना है, जिसको आप प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? प्रागैतिहासिक काल, या इसी को आप पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब पॉइंट की बात यह आती है कि आप सबसे पहला जो पॉइंट हम कला पढ़ने चल रहे हैं तो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल की बात करेंगे, जिसमें से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक आता इसी को एक नाम से जाना जाता है प्री हिस्टोरिकल एज, प्री हिस्टोरिकल, ठीक है, प्री हिस्टोरिकल एज। 3 पॉइंट। अब हम इसमें आपको महत्वपूर्ण बातें चर्चा करेंगे। अब ध्यान रखना है कि पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल का जिक्र सबसे प्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यूरोपीय जो प्रागैतिहासिक कला है, जो यूरोपियन प्रागैतिहासिक कला है, उसका सबसे पहली बार उल्लेख कौन सी पुस्तक करती है? उस पुस्तक का नाम है, आपको जैसे आप पढ़ते हैं तो किसी के बारे में जानते हैं तो उसको एक ऐतिहासिक साक्ष्य होता है, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक इंडिया, ध्यान रखना है, प्री हिस्टोरिक इंडिया, इंडिया, ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया, जिसके लेखक हैं स्टुअर्ट पिगार्ड। कौन है? स्टुअर्ट पिगार्ड, ठीक है, स्टुअर्ट पिगार्ड महोदय हैं जिसके लेखक।
यानी कि प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी पुस्तक है? स्टुअर्ट पिगार्ड। इस प्री हिस्टोरिक इंडिया में यूरोपीय पाषाणकालीन यानी यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला का पूरा विवरण आपको देखने को मिलेगा। अब हम आपको बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे जो पाषाण काल है। ध्यान रखना है, जो पुरातात्विक जो स्रोत है उसके आधार पे जो पाषाण काल के प्रस्तर, औजार, चित्र किस आधार पे कौन किस कालखंड में रखे गए हैं। अब ध्यान रखना है, हम आपको एक एक पॉइंट से परिचित कराएंगे जिसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत जो यूरोपियन चित्रकला है, यूरोपियन चित्रकला के अंतर्गत कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनमें कई भाग में डिवाइड होते हैं। ध्यान रखना है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत तीनों पॉइंट आपको मिलेंगे। कला के अंतर्गत जैसे आप बात करेंगे तो चित्रकला मिलेगी आपको, चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला मिलेगी, मूर्तियों का भी आपको विकास होगा। इसके साथ साथ स्थापत्य कला के बारे में भी आपको बताएंगे, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। ध्यान, और दूसरी बात यह है कि इसमें एक वीडियो में आपको सारा चीज नहीं आएगा, हम आपको इसका दूसरा भी पार्ट बनाएंगे। यह हमारा पहला भाग है, हम दूसरे भाग में भी आपको आधा चीजें बनाएंगे, लेकिन हम इसमें पूरा कवरेज करेंगे कि यूरोपीय चित्रकला। अभी आपको मूर्तिकला और स्थापत्य कला के बारे में हम दूसरे वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें जो कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला है, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे इसमें हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिनमें से आपको प्रस्तर, औजार, उपकरण और के आधार पे जो मेन बातें मिलती हैं और चित्र के आधार पे, तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। मुख्य रूप से यह 3 भागों में डिवाइड करते हैं और यह इसमें जो डिवाइड हम आपके सामने कर रहे हैं, इसमें हम आपको सामने चित्रकला यानी जो यूरोपियन चित्रकला है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि यूरोपियन चित्रकला आपको शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, 3 भागों में हमने आपको डिवाइड किया, जो कि यूरोपीय जो चित्रकला है यानी यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन कला को 3 भागों में हमने आपके सामने डिवाइड किया, जिनमें से आपको एक पॉइंट आता है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल यानी पाषाण काल पहले, पाषाण काल से पहले की बात करें तो पूर्व पाषाण काल जिसको नाम से पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, जिसको पैलियोलिथिक एज, यह ध्यान रखना है आपको, पूर्व पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। यह इसका समय है 35,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 18,000 वर्ष ईसा पूर्व तक। दूसरा पॉइंट आता है मध्य पाषाण कालीन कला। मध्य पाषाण कालीन कला के अंदर को मेसोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत पुरानी कला है। यह आपको इसका जो समय है 18,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 वर्ष ईसा पूर्व तक आपको दिखाई देती है। अब यानी कि अब जो अंतिम पॉइंट आता है ये आपका है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसको आप नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। नियोलिथिक एज, ध्यान रखना है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। नियो मतलब नया, और यह आपका 7,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 2,000 वर्ष ईसा पूर्व तक इसका समय दिखाई देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो हमको चित्रकला पढ़ना है तो चित्रकला आपको इसमें शुरुआत नहीं होती, इसमें भी आपको शुरुआत ना, यहाँ तक आपको पूरी तरीके से विकसित अवस्था में आ जाती है, लेकिन जो शुरुआत होता है आपका पूर्व पाषाण कालीन कला की देन मानी जाती है। आइए इसमें देखते हैं कि अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि हिमयुग की अंतिम अवस्था, हिमयुग पूछा जाता है। हिमयुग का मतलब होता है कि आदिमानव जब गुफाओं को छोड़ करके बस्तियों को बनाना प्रारंभ कर दिया तो वहां पे आपको हिमयुग की समाप्ति हो जाती है। हिमयुग का मतलब जब मनुष्य कंदराओं में रहता था, गुफाओं में रहता था, तो उसको आप हिमयुग की संज्ञा देते थे। लेकिन जब वह नया निर्माण अपने स्वयं करने लगा, स्थापत्य का निर्माण करने लगा, तो वह बस्तियों में रहना शुरू कर देता है, खुले मैदानों में रहना शुरू कर देता है, तो उसको आप नवपाषाण काल की अवस्था देते हैं। और इसके बाद हिमयुग मुख्य रूप से आपको पूर्व पाषाण कालीन कला और मध्य पाषाण कालीन कला तक दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करें कि यूरोपीय जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है वह हिमयुग की अंतिम अवस्था में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं चित्रकला की बात। ध्यान रखना है कि पूर्व पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन हिमयुग की संज्ञा दी जाती है। अब पूर्व पाषाण कालीन कला को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ध्यान रखना, यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है
कि यहाँ पे आपको 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। पहला जो होता है प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल, जिसको आर्गेनेशियन युग के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है मध्य पूर्व पाषाण काल। मध्य पूर्व ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको पूर्व है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको प्रारंभिक मध्य परवर्ती ध्यान रखना है। प्रारंभिक मध्य परवर्ती, पूर्व पाषाण काल वही है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल है, यहाँ पे मध्य पूर्व पाषाण काल है, यहाँ पे परवर्ती पूर्व पाषाण काल है। अब ध्यान रखना है, प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल को आर्गेशियन युग के नाम से जाना जाता है, मध्य पूर्व पाषाण काल को साल्ट्रिशियन युग के नाम से जाना जाता है, और परवर्ती पूर्व पाषाण काल को मेडेक्सिलियन युग के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है, हम इसमें आपको बताएं तो सबसे पहले मानव समान प्राणियों में का उद्भव, मानव समान प्राणियों का उद्भव आपको सबसे पहले पूर्व पाषाण कालीन कला की देन मानी जाती है। मनुष्य आदिमानव ने जो मनुष्य के आधार पे जो जन्म लेना शुरू किया, तो वह आपको सबसे पहले किस काल में दिखाई देता है? प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल के। अभी आपको चित्रों का उल्लेख नहीं मिलेगा, चित्रों का उल्लेख आपको परवर्ती पूर्व पाषाण कालीन कला के अंत तक हो जाता है, लेकिन इसकी आकृतियां पूर्ण रूप से दिखाई देने लगती हैं मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत। जो ध्यान रखने की हम बात आपसे पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो यूरोपीय चित्रकला अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि यह कहाँ से दिखाई देता है। अभी तक यहाँ तक प्रारंभिक पूर्व पाषाण कालीन कला में आपको चित्रों का उल्लेख नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मुख्य रूप से मानव आपको न तो प्रकृति जीवी है, न एक मुख्य रूप से यह मानव का सर्वप्रथम उद्भव होता है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो प्रारंभिक पूर्व पाषाण कालीन कला के अंतर्गत मानव का सर्वप्रथम उद्भव दिखाई देता है, और यह जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के अंतर्गत आता है, तो यह आपको देखिए बात करते हैं। प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत मानव समान प्राणियों का उद्भव सर्वप्रथम दिखाई देता है। यह अफ्रीका में सबसे पहले देखने को मिलता है कि जावा मानव और पेगिंग मानव का निर्माण होता है। जावा मानव, पेगिंग मानव का निर्माण अफ्रीका में। दूसरी बात यह 50,000 वर्ष ईसा पूर्व प्राचीन। इंग्लैंड के अंतर्गत पिल्टडाउन मानव का निर्माण 50,000 वर्ष ईसा पूर्व के अंतर्गत। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत देखेंगे तो हीडलबर्ग मानव का निर्माण, जिसमें से 30,000 वर्ष ईसा पूर्व के बाद दिखाई देता है। यह मानव गुफाओं में से इनका कोई मोह नहीं था। अभी तक हम ध्यान रखना है कि चित्रकला की बात नहीं किए हैं, चित्रकला की बात आपको इसमें दिखाई देता है परिवर्ती पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत। लेकिन अभी आपको चित्रकला को पढ़ने से पहले इसके बारे में आप जरूर जानें कि यहाँ पे मानव अपने हथियार लकड़ी, पत्थर, इसके साथ साथ अस्थियों से निर्मित किया करता था। कौन से काल के अंतर्गत? प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत। प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत मानव अपने हथियार लकड़ी, पत्थर और अस्थियों से निर्मित करता है। दूसरी बात, इसमें गुफाओं से मानव इसका कोई मोह नहीं था। अगली बात पे आते हैं तो मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत इसमें से एक जाति के लोगों ने निएंडरथल जात का प्रभुत्व आता है, यानी कि सामने उभर के जाति आती है जिसका पूर्ण रूपेण प्रकृति जीवी था, जो पूर्ण रूपेण प्रकृति के ही ऊपर आश्रित था, जिसमें विशालतम मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत लोगों ने, निएंडरथल के मानव ने सबसे पहले विशालतम शिकार करना शुरू कर देते हैं, और इसमें से मैमथ, गैंडे, भालू का शिकार होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे आप जो देखते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा जो चित्रांकन होता है, वह आपको सबसे पहले मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत दिखाई देता है, जिसमें से आपको अल्तामीरा भी, जो कि टेढ़ी मेढ़ी अंगुलियों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसका विकास आपको पूर्ण रूप से परवर्ती पूर्व पाषाण कालीन कला के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसको आप मेडेग्लियन युग के नाम से जानते हैं। अब देखिए परिवर्ती पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत यह जो 2000 वर्ष ईसा पूर्व के लगभग यह आपको निएंडरथल मानव का समाप्त हो जाता है। एकाश में अचानक अंत हो गया और उनका स्थान पूर्ण रूपेण मानव जात के लोगों ने ले लिया। पूर्ण रूपेण मानव यानी कि इससे जो निएंडरथल मानव जात के लोग थे, इससे ज्यादा बुद्धिमान आपको परवर्ती पूर्व पाषाण कालीन कला के अंतर्गत मानव देखने को मिले, और यह निएंडरथल के लोगों को पूरी तरीके से यह जो प्रबुद्ध था, यानी जो उनका दिमाग विकसित था, वह ज्यादातर इनसे
मध्य पूर्व पाषाणकालीन कला से यानी मध्य पूर्व पाषाणकालीन निएंडरथल के लोगों से ज्यादा प्रभुत्व आपको परिवर्तित पूर्व पाषाण काल के मानव में दिखाई देता है। अब बात यह आती है कि इसकी परिवर्तित पूर्व पाषाण कालीन में को इसी के कारण इनको परिवर्ती यानी आपको परिवर्ती के अंतर्गत कुछ नया देखने को मिला। अब यानी कि इस तरीके का जो मानव है आपको पूरी तरीके से इससे निएंडरथल के मानव से ज्यादा प्रभुत्व है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो परिवर्ती पूर्व पाषाण कालीन मानव अपने पूर्वजों के समान कृषि व पशुपालन के अपरिचित होने के कारण शिकार और जंगलों पे केंद्रित था। यानी कि परिवर्ती पूर्व पाषाण काल के जो मानव थे वह केवल और केवल आपको शिकार और जंगलों पे ही परिचित थे। दूसरी बात यह आती है कि इसमें शिकार में वह चित्रों के माध्यम से जादू टोने की सहायता से यहाँ पे आपको पूरी तरीके से दिखाई देता है। यानी अधिकांशतः जो आप बात करें तो भित्ति चित्रों का जो निर्माण होता है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन कला के अंतर्गत आपको परिवर्ती पूर्व पाषाण कालीन के क्षेत्र में होता है, आपको देखने को मिलता है, जिसमें से आपको उत्तरी स्पेन, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस, इटली की गुफाएं आपको शामिल है। ध्यान रखना है हम बात कर रहे हैं परिवर्ती पूर्व पाषाण कालीन। कभी कभी ऐसा होता है कि यह चित्र किस काल में बने, किस युग में, मैगडेलियन युग के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। हालांकि आपको सालेट्रियन युग में टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा फीतों के समान व अंगुलियों से बनाए गए, लेकिन यह पूरी तरीके से इसके साक्ष्य न होने के कारण यह पूरी तरीके से अमान्य घोषित कर दिया गया है विद्वानों के आधार पर। लेकिन अगर हम बात करें तो जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक जो चित्र है आपको परिवर्ती पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे आपको यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। ध्यान रखना है यह हमने आपको एक बैकग्राउंड बताया जो अभी तक आपके सामने था। अब हम आपको यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में बात करेंगे और ध्यान रखें कि यह हम आपको पॉइंट दर पॉइंट बताएंगे, जिनमें से आपको सबसे पहले हमने आपसे बताया कि वह हमारा भौगोलिक स्थिति थी, अभी तक आपकी इसकी भूमिका थी। अब आपको ध्यान रखेंगे कि हम आपको बात करेंगे कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकालीन कला कहाँ से शुरू हुई, यानी हमने आपको परिवर्तित पूर्व पाषाण काल के नाम बताए। अब हम आपको इसमें डिटेल बताएंगे कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई देती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपके सामने केवल और केवल आपको चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको मूर्तिकला और स्थापत्य, यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन कला के अंतर्गत मूर्तिकला और स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको यह वीडियो हमारा समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। यह बात ध्यान रखें कि अगर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले समय में आपको सारी चीजें मिलती रहें। अगले पॉइंट पे देखिए हम बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्र। देखिए यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकालीन कला के अंतर्गत हम प्रागैतिहासिक कालीन कला में बात करेंगे, जिसमें से आपको पाषाण काल के बारे में बताएंगे। इसमें आपको 3 टॉपिक देखने को मिलेगा, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। लेकिन हम मूर्तिकला और स्थापत्य कला की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम आपको चित्रकला की बात करेंगे। तो जो चित्र आपको प्राप्त होता है वह आपको 3 देशों में दिखाई देता है। कौन कौन से देश? उत्तरी स्पेन, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस, इटली। यानी स्पेन, फ्रांस और इटली। ध्यान रखना है कौन से? स्पेन, फ्रांस और इटली। ध्यान कौन कौन से पॉइंट हमने आपको बताया? उत्तरी स्पेन के अंतर्गत यानी स्पेन में, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस यानी फ्रांस में और इटली के अंतर्गत दिखाई देता है। यह प्रागैतिहासिक कालीन पूरे क्षेत्र को, यह तीनों देश आपस में सटे हुए हैं। आप देखेंगे मैप के आधार पे हमने आपको बताया था। तो यह आपको जो क्षेत्र है वह आपको फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह तीनों देश आपस में पास पास में ही हैं। और लेकिन इस क्षेत्र को क्या नाम से जानते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रकला का जो क्षेत्र है उसको आप फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र। अब बात आती है दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं। ध्यान रखना है हम बात कर रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाओं के बारे में। कौन कौन से गुफाएं हैं इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर देते हैं।
कि दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के बारे में जो गुफाएं हैं वह पूरी गुफाएं आपको ब्यून घाटी में स्थित है। किस घाटी में? ब्यून घाटी में। ध्यान रखना है, ब्यून घाटी, ब्यून घाटी में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाओं किस घाटी में स्थित है? ब्यून घाटी में। प्रश्न पूछा जाता है। अब इसको याद करने की बात करते हैं, तो याद किस तरीके से आपको करना है। एक हमने पॉइंट बताया है, ले ला फा ग पे, ले ला फा ग पे। ले से हुआ आपका लेत्रा फेयर्स, जिसको 3 भाइयों की गुफा के नाम से जाना जाता है, भाइयों की गुफा, ठीक है। और एक होता है लेट द अडोबर्ट, एक ले से होता है, हमने आपको बताया लेत्रा फेयर्स, एक ले से होता है लेट द अडोबर्ट। 2 ले हो गए। ला से होता है लास्को, ध्यान रखना है, ला से होता है लास्को, एक ला से होता है ला कम्बारेली, एक फा से होता है फोंत द गाम, एक होता है गरगास, ग से होता है गरगास, ध्यान रखना है, ग से गरगास, एक होता है प से पेच मेरले। यह दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की मुख्यतः गुफाएं हैं। मुख्यतः की हम बात कर रहे हैं, जो मेन जो पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखने की चीज है। कौन कौन से? लेत्रा फेयर्स, जिसको 3 भाइयों की गुफा के नाम से जाना जाता है। एक ले से होता है लेटक द अडोबर्ट, एक ला से होता है लास्को, एक ला से होता है ला कम्बारेली, एक फा से होता है फोंत द गाम, एक ग से होता है गरगास, एक पे से होता है पेचमेरले। इतनी मुख्यतः गुफाएं हैं जो कि आपको याद रखने की चीज है। अब हम इन गुफाओं के बारे में अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, अगला जो देखिए लास्को गुफा के अंतर्गत हम बात करते हैं, तो लास्को गुफा में सर्वाधिक उत्कृष्ट साक्ष्य मिलते हैं, ध्यान रखना है। और तैरते हुए हिरणों के चित्र आपको लास्को गुफा से ही प्राप्त होते हैं। अगली बात आती है दुरंगे चित्रों का प्रारंभ सबसे पहले आपको लास्को गुफा से ही माना जाता है, और वृषभों वाला कच्छ लास्को गुफा से प्राप्त हुआ है, जिसमें कला कच्छ में उत्कीर्ण चित्रों की विधि प्राप्त हुई है, उत्कीर्ण चित्रों की विधि दिखाई देती है। और यहाँ से वृषभ का एक चित्र मिला है जिसकी माप है 18x4, यानी 18x4। काले रंग से यह पेंट किया गया है। हिरण घोड़े का चित्रण यहाँ लाल रंग से मिलता है। अगली बात आती है घायल, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको घायल वृषभ, ध्यान रखना है, घायल वृषभ। घायल वृषभ का चित्रण भाला लगने के कारण यह मरणासन अवस्था में दिखाया गया है, आपको लास्को गुफा से ही प्राप्त होता है। मानव आकृतियां में पशुओं की आकृतियां की अपेक्षा अधिक हैं आपको लास्को गुफा में। अगली जो गुफा आती है लेत्रा फेयर्स, ध्यान रखना है, लेत्रा फेयर्स, जिसको 3 भाइयों की गुफा के नाम से जाना जाता है। किस भाइयों के? 3 भाइयों की गुफा। इसकी खोज हेनरी वेंगे व उनके 3 पुत्रों के द्वारा की जाती है। हेनरी वेंगे, ध्यान रखना है, हेनरी वेंगे तथा उनके 3 पुत्रों के द्वारा की जाती है। किस गुफा के? लेत्रा फेयर्स गुफा की। इसमें एक महत्वपूर्ण चित्र है जिसको आप घायल भालू के नाम से जानते हैं। भालू के शरीर पे कई छिद्र हैं, ध्यान रखना है, भालू के शरीर पे कई छिद्र हैं जिनमें से आपको रक्त निकलता हुआ दिखाया गया है। और इसके बाद इसी लेत्रा फेयर्स के अंतर्गत 13 फीट एक मानव आकृति प्राप्त हुई है, जिसे ऋषि मानव या उस समय का समूह का सबसे बड़ा ओछा बताया गया है। अगली जो गुफा आती है वह गरगास के बारे में बात कर लेते हैं। तो गरगास में गुफा है, यह आपको कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में। इसमें 150 चित्र हाथ के छापे दिखाए गए हैं। दूसरी बात आती है दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के अंतर्गत पेच मेरले है, जिसमें 600 ज्यामितीय आकृतियां प्राप्त हुई हैं। फोंत द गाम के अंतर्गत इसमें आपको महिष मृण की प्रतिमाएं प्राप्त हैं, या इसमें आपको इस गुफा फोंत द गाम गुफा के अंतर्गत आपको मूर्तियां ज्यादा मिलती हैं। और एक तो आपको रिलीफ उत्कीर्णन के माध्यम से दिखाया गया है, और इसमें 2 महिष की आकृतियां प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो महिष मृण मूर्तियों को आपको यह बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है, 13,000 वर्ष ईसा पूर्व है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के अंतर्गत है। और इसके साथ साथ अगली बात आती है फोंत द गाम। फोंत द गाम के अंतर्गत आपको यह सबसे ज्यादा अलंकृत गुफा मानी जाती है, ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा अलंकृत गुफा मानी जाती है। कौन सी? फोंत द गाम। अब बात आती है ला कम्बारेली और ला टक द अडोबर्ट, ध्यान रखना है, ले टक द अडोबर्ट और ला कम्बारेली। इनमें आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को नहीं मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है, यह जो हमने आपसे चर्चा किया अभी तक वह दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के अंतर्गत था। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के अंतर्गत आपको सारी चीजें थी जो हमने आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताया, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब हम बात करेंगे इटली के जो
प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं। ध्यान रखना है, इटली में मुख्यतः 4 प्रकार की चार गुफाएं मिलती हैं। आपको ध्यान रखने की बात है, 4 गुफाएं आपको याद रखना है। एक तो आपको आता है ए दौरा, 4 ए रोमा लिवानी। ध्यान रखना है, 4 ए रोमा लिवानी, यह ट्रिक है, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। कौन कौन से 4, यानी इटली देश के अंतर्गत आपको 4 गुफाएं होती हैं, जिनमें से ए से आपका एक दौरा होता है, रोमा से होता है रोमा नेल्ली होता है, लिवा से होता है लिवांजो, और नी से होता है नियेशी। ध्यान रखना है, 4 ए रोमा लिवानो, 4 ए रोमा लिवानी, 4 ए रोमा लिवानी, यानी कि 4 इटली देश में कुल 4 गुफाएं हैं। ए से दौरा, रोमा से रोमा नेल्ली, लिवा से लिवांजो, नी से नियेशी। अब बात ये आती है, यह महत्वपूर्ण, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यह इटली की गुफाएं हैं। ध्यान रखना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, आपको सिर्फ इटली की गुफाओं को नाम की याद रख सकते हैं। लिवांजो से एक गधे का चित्र प्राप्त है, एक गधे का चित्र प्राप्त हुआ है लिवांजो गुफा से, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे उत्तरी स्पेन के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे हम अब उत्तरी स्पेन की बात कर रहे हैं, तो उत्तरी स्पेन के अंतर्गत जो जितनी भी गुफाएं हैं वह पेरिनीज घाटी में स्थित है। ध्यान रखना है, कौन सी घाटी में? पेरिनीज घाटी में। अब बात करते हैं उत्तरी स्पेन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वह है आपका अल्तामीरा गुफा। अल्तामीरा गुफा के अंतर्गत जो हमने है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अल्तामीरा गुफा की जो खोज होती है वह 1879, ध्यान रखना है, 1879 ईस्वी में 12 वर्षीय एक लड़की है जिसका नाम है मारिया सातुओला, उसके द्वारा खोज की जाती है। और अल्तामीरा गुफा को सिस्टाइन चैपल, प्रागैतिहासिक कालीन की गुफाओं में सिस्टाइन चैपल के नाम से जाना जाता है। और इसकी भारतीय गुफाओं में अल्तामीरा गुफा की तुलना भारतीय गुफाओं से पंचमढ़ी से की जाती है। अगली बात पे अगर हम बात करें तो यह चूना पत्थर से निर्मित 300 गज के क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें 150 चित्र प्राप्त होते हैं, जिनमें से 25 चित्र आपके बहुरंगी प्राप्त होते हैं। अगली बात आती है, यह हाथ की अंगुलियों द्वारा गीली दीवार पे, ध्यान है, यह प्रश्न पूछा जाता है, यह हाथ की अंगुलियों द्वारा गीली दीवार पे फीते की समान टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों से रेखाओं द्वारा निर्मित की गई हैं, जिनमें से आपको प्रायः भूरा, कत्थई, लाल, पीला रंग अधिकांशतः मिलते हैं। यह चित्र यहाँ पे जो अल्तामीरा गुफा है, यहाँ पे जो चित्र बने हैं वह आपको अधिकांशतः छत पे बने दिखाई देते हैं। और सर्वाधिक चित्रों में जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो चित्रण हुआ है उसमें आपको बाइसन या महिष, ध्यान रखना है, बाइसन या महिष का चित्रण आपको दिखाई देता है, जिसको आप जंगली भैंसा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण आकृतियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें से आपको घायल बाइसन, यह मरणासन अवस्था में दिखाया गया है। ध्यान रखना है, घायल बाइसन का चित्रण या घायल महिष का चित्रण आपको यह काफी बार पूछा जाता है, तो यह आपको अल्तामीरा गुफा से प्राप्त है। यह मरणासन अवस्था में दिखाया गया है। और आक्रमणकर्ता महिष, ध्यान रखना है, आक्रमणकर्ता महिष यह भी आपको अल्तामीरा गुफा से प्राप्त होता है। और यहाँ पे अल्तामीरा गुफा में स्वतंत्र पशुओं का चित्रण मिलता है, स्वतंत्र पशुओं का चित्रण मिलता है, समूह में पशुओं का चित्रण आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है। अगली बात पे जो हम आपको गुफा के बारे में चर्चा, देखिए अगली जो गुफा है वह है उत्तरी स्पेन के अंतर्गत क्वालानाज गुफा के अंतर्गत मृगी के समूह का चित्रण दिखाई देता है। नियो गुफा में, इस गुफा में जो चित्रित कच्छ है उसको नोई सालन के नाम से जाना जाता है। पिंडाल गुफा के अंतर्गत पान के समान हृदय पर हाथी को जो चित्रांकन हुआ है। ला पिलेटा, यह भी इसमें आपको ध्यान रखें कि यह 4-5 गुफाएं हैं जो कि उत्तरी स्पेन के अंतर्गत आती हैं, लेकिन आपको 2 चीज़ें आपको जरूर याद रखना है कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से, जो एक लास्को गुफा पूछी जाती है जो कि हमने आपको फ्रांस के अंतर्गत बताया था, और एक है आपका उस स्पेन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अल्तामीरा में सारी चीज़ें आपको याद रखने की चीज़ है, यहाँ में भी आपको याद रखने की चीज़ है और यह भी आपको याद रखने की चीज़ है। इतनी बातें आप जरूर याद रखेंगे। ध्यान रखना है कि यह आपको काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट के अंतर्गत है। और हमने आपको सिर्फ एक टीजीटी और पीजीटी लेवल की बातें बताई हैं। आप और जानना चाहते हैं तो आप डीपली स्टडी करें। और ध्यान रखना है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों पे जो सबसे ज़्यादा शोध करने का कार्य आपको हेनरी ब्रुइल के द्वारा होता है, यानी शोध करने का कार्य, शोध किसने किया है? हेनरी
हेनरी ब्रुइल के द्वारा यह शोध कार्य किया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक कला के विपरीत यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला में अधिकांशतः जो साक्ष्य मिलते हैं वह आपको हिमयुग की अंतिम अवस्था में दिखाई देते हैं। कब? हिमयुग की अंतिम अवस्था में। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत उसमें सबसे ज़्यादा आपको पशुओं का जो चित्रण होता है वह महिष या बाइसन का होता है। ध्यान रखना है, महिष या बाइसन, जिसको आप जंगली भैंसा के भी नाम से जानते हैं। अगर हम मानव आकृतियां की अपेक्षा पशुओं के चित्रण अधिक मिलता है और ये लोग रंगों को घोलने के लिए पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल करते थे। इतनी सारी बातें थी जो हमने आपको प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के अंतर्गत बात किया। हालांकि देखिए ये हमारा पहला भाग है वीडियो के अंतर्गत। हम आपको दूसरे भाग पे चर्चा करेंगे, वहाँ पे हम आपको मध्य पाषाणकालीन कला के बारे में चर्चा करेंगे और एक नव पाषाणकालीन कला के अंतर्गत। इसके साथ साथ आपको वहाँ पे हम बताएंगे कि जो पाषाणकालीन मूर्तिकला है, मूर्तिकला और स्थापत्य कला दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में पॉइंट करेंगे। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो आप दूसरों को शेयर करना ना भूलें। इसके बाद अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ आप लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।